हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू द यूट्यूब सेशन ऑफ ज्ञान स्लीप क्लासेस। आज के इस सेशन में हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा इस सेशन में, तो बिल्कुल आखिरी तक बने रहिए और लाइक कर दीजिए अभी इस वीडियो को, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है और हमारा ये काम और लोगों तक पहुँच जाए जिनको ज़रूरत है इन वीडियोज़ की। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, प्रायोगिक अनुसंधान क्या है? ये एक मेथड है, एक विधि है, ताकि आप कारण प्रभाव रिलेशनशिप जो होता है ना, यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम जिसे कहते हैं, उसको आप इस्टेब्लिश कर पाओ। कैसे इस्टेब्लिश करोगे? आप मैनिपुलेट करोगे एक या एक से अधिक स्वतंत्र चर, जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उनको आप मैनिपुलेट करोगे और ऑब्जर्व करोगे उनका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। नाम से ही पता चलता है जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो डिपेंड करता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिल्कुल स्वतंत्र होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक सिस्टमेटिक और एक साइंटिफिक अप्रोच है रिसर्च में, जहाँ पर रिसर्चर क्या करता है, मैनिपुलेट करता है ना। शोधकर्ता क्या करता है, हेर फेर करता है एक या एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को और कंट्रोल करता है दूसरे वेरिएबल को। जैसे दूसरे वेरिएबल में क्या क्या, जैसे एक्सट्रेनियस वेरिएबल, बाहर के कोई ऐसे वेरिएबल आप उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो, उनको अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो उनको कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में एक बहुत अच्छी बात है कि ये लैबोरेटरी में होता है, लैब में होता है। और लैब क्या है, एक कंट्रोल्ड कंडीशन इन्वायरमेंट होता है। यहाँ पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। अगर आप कोई रिसर्च फील्ड में कर रहे हो या फिर उसके एक्चुअल सेटिंग में कर रहे हो, तो वहाँ पर आपके कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन लैब में जो भी चीज़ें की जाती हैं वो आपके कंट्रोल में होती हैं। इससे आप क्या करते हो, आप उसके इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हो, कंट्रोल करके वेरिएबल्स को, कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस टाइप का रिसर्च जो है, इसे हम कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण प्रभाव रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए वेरिएबल्स के बीच में हम यूज़ करते हैं। और एक और चीज़ कि ये क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है, याद रखिएगा। मैक्सिमम टाइम यही होता है कि ये मात्रात्मक होता है, इसको मापा जाता है। तो ये लैबोरेटरी में होता है ऑफ कोर्स। और जैसे केमिकल साइंस में आपके कोई रिसर्च हो गया, फिजिक्स में कोई रिसर्च आप कर रहे हो, कोई भी इस टाइप के रिसर्च जो लैबोरेटरी में होते हैं, ये आ जाते हैं आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले की कैरेक्टरिस्टिक देखिए इसके, कुछ हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहले चरों का हेर फेर, मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो सबसे हॉलमार्क, और अगर मैं कहूं कि एक ऐसा चीज़ अगर आपसे कोई कहे कि बताइए कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को वो कैसे अलग करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हॉलमार्क क्या हो जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का? मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल। यहाँ पर आप हेर फेर करते हो जो चर हैं उनमें, वो भी जानबूझकर करते हो ताकि उसके इफेक्ट को आप देख सको जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ऊपर। डिपेंडेंट नाम से समझ में आता है कि वो डिपेंड कर रहा है, यानी वो दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, उसमें अगर कुछ होता है तो उसका इफेक्ट उसके ऊपर दिखेगा। इसलिए हम यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। ये मैनिपुलेशन जो है ना, यही अलग करता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में क्या होता है, यहाँ पर आप बस अवलोकन करते हो, ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को एज इट इज़। फॉर एग्जांपल, आप अगर एथनिकल रिसर्च कर रहे हो या फिर जो एथनिक सेटिंग में या कल्चरल रिसर्च कर रहे हो, तो वहाँ पर आप क्या करते हो, चीज़ों को बस देखते हो एज इट इज़। जिस इन्वायरमेंट में है उसी इन्वायरमेंट में उनको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उसमें आप कोई हेर फेर नहीं करते हो। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के केस में आप क्या करते हो, यहाँ पर आप मैनिपुलेट करते हो और मैनिपुलेट करके उनके इफेक्ट को देखते हो, और इससे ज़्यादा बेहतर आइडिया आप लगा पाते हो कि किसका इफेक्ट क्या आ रहा है, किसका कॉज जो है क्या है। दूसरा है नियंत्रण समूह और प्रायोगिक समूह। इसमें दो टाइप के ग्रुप होते हैं, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है? देखिए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अगर आपको स्टैब्लिश करना है तो उसके लिए आप अपने सब्जेक्ट को दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हो। आपने 10 लोगों को लिया, 5 लोगों को आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाल दिया, 5 लोगों को आपने कंट्रोल ग्रुप में डाल दिया। अब इनके ऊपर आपको दवा का टेस्टिंग करना है। तो जो ग्रुप जिसमें आप वो ट्रीटमेंट या फिर नए दवाई को टेस्ट करने वाले हो, उसको आप कहोगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। वो उसी के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करने वाले हो। तो इन 5 लोगों के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करने वाले हो, तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया। ठीक। अब जो कंट्रोल ग्रुप है वो वाले ग्रुप होंगे, उसमें वो मेंबर्स होंगे जिनको कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी इंटरवेंशन या कोई भी उस दवा का सेवन आप नहीं कराओगे, उनको एज इट इज़ रख दोगे उसी कंडीशन में जिस कंडीशन में वो हैं। तो यानी कि एज इट इज़ अगर आप रख दे रहे हो, तो ये जो है हो गया कंट्रोल ग्रुप। अब इनको क्या करते हो, कंट्रोल ग्रुप का यूज़ क्या है, तो इसको एक बेस लाइन की तरह यूज़ करते हो आप तुलना करने के लिए। आप अगर कंपेयर करना है कि भाई क्या इफेक्ट आ रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे, तो उसको तुलना करने के लिए एक ग्रुप को आप बिल्कुल दवा दोगे ही नहीं और एक ग्रुप को आप जो है दवा दे दोगे, और फिर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आप देखोगे कि जिनको हमने दवाई दी है, जो हमने नई दवाई बनाई और जिनको हमने दी है, उनके ऊपर और इनके में क्या डिफरेंस है। अगर वो डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि आपकी दवा काम कर रही है, तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ये ग्रुप हो गया जिसके ऊपर आप वो ट्रीटमेंट वो इंटरवेंशन कर रहे हो और जिनको आप मैनिपुलेट कर रहे हो। ठीक है, जिन पे
जिनके चरों में आप हेर फेर कर रहे हो, और जो इंडिपेंडेंट ग्रुप हो गया या फिर कंट्रोल ग्रुप जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो, बस आप देख रहे हो कि क्या इफेक्ट आ रहा है, उससे आप कंपेयर कर रहे हो। तो यानी इनमें और इनमें कंपैरिजन के लिए आपने इनको कुछ नहीं किया, इनको बेसलाइन की तरह यूज़ किया ताकि जो इफेक्ट्स हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का उसको कंपेयर किया जा सके। अब अगला है रैंडम असाइनमेंट। यानी रैंडम असाइनमेंट में क्या होता है, जो सब्जेक्ट्स हैं ना उनको आपने रैंडमली असाइन कर दिया किसी भी ग्रुप में, एक्सपेरिमेंटल में और कंट्रोल में। आपने पहले से डिसाइड नहीं किया कि इनको मैं एक्सपेरिमेंटल में रखूंगा, इनको कंट्रोल में। आपने 10 पर्चियाँ बनाई और पर्ची बना के आपने क्या किया, वहाँ पर आपने डिवाइड कर दिया। 5 जो है दूसरे ग्रुप में डाल दिया, 5 जो है दूसरे ग्रुप में डाल दिया। अब उन दोनों ग्रुपों में आप देखोगे कि हाँ कौन से ग्रुप जो है वो डिपेंडेंट वाले हैं या फिर कौन से ग्रुप जो है वो इंडिपेंडेंट वाले हैं, या फिर यूँ कहें कि एक्सपेरिमेंटल वाले कौन से हैं और कौन से कंट्रोल वाले हैं। ओके, नाउ जो रैंडम असाइनमेंट होता है, रैंडम मतलब क्या होता है, रैंडम मतलब आपने रैंडमली प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके किसी को भी दे दिया। जैसे आप जो है लकी ड्रॉ करते हो, वो क्या है, रैंडम असाइनमेंट है। लकी ड्रॉ में क्या होता है कि भाई 10 पर्चियाँ निकलेंगी, उसमें से एक लोगों को ही इनाम मिलेगा। तो रैंडमली आप उठाया आपने और वो पर्ची जिसका भी निकल गया उसको वो इनाम मिल गया। तो रैंडम असाइनमेंट क्या हेल्प करता है कि भाई जो भी ग्रुप्स है ना वो इक्विवेलेंट रहें। जब एक्सपेरिमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं तो किसी भी तरीके का बायसनेस ना हो, किसी भी तरीके का हम पूर्वाग्रह अपने मन में लेके ना चलें, ताकि बायसनेस का जो पूरा पोटेंशियल है बिल्कुल खत्म हो जाए, संभावना ही ना रह जाए कि आप जो है किसी तरफ बायस्ड हो सकते हो, और इससे आपका जो रिसर्च है और बेटर बनता है। अगला है कंट्रोलिंग द एक्सट्रेनियस वेरिएबल, बाहरी चर का नियंत्रण। तो जो रिसर्चर्स हैं वो कंट्रोल करते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल को, बाहरी चर जो होते हैं, जो कि आपके एक्सपेरिमेंट में शामिल नहीं है लेकिन आपके एक्सपेरिमेंट को वो खराब कर सकते हैं। तो ऐसे चरों को, ऐसे वेरिएबल्स को भी कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, और ये कंट्रोल आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही कर सकते हो। अगर आप कोई फील्ड रिसर्च कर रहे हो, कोई भी दूसरे टाइप का रिसर्च कर रहे हो जहाँ पर क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हो और जहाँ पर व्यवहारिक कौशलों का ज़्यादा इस्तेमाल आप कर रहे हो, तो वहाँ पर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे एक्सट्रेनियस वेरिएबल को। लेकिन एक ये फ़ायदा आपको इसमें रहता है कि आप यहाँ पर एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल कर पाते हो। एक्सट्रेनियस वेरिएबल कौन से होते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना उससे इतर होते हैं, अलग होते हैं। यानी स्वतंत्र चर के अलावा अन्य चर जो परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं और वो आपके जो एक्सपेरिमेंट है उसमें शामिल नहीं है, तो उनको हम अलग करते हैं, उनको आइसोलेट करते हैं, ताकि उनका इफेक्ट जो है ना वो दिखे ना डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ठीक है, तो ये है कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ये कंट्रोल जो है ना ये कैसे हम कर सकते हैं, रैंडम असाइनमेंट से। जैसे रैंडमली असाइन कर दिया आपने तो किसी भी तरीके का बायसनेस खत्म हो गया, पूर्वाग्रह खत्म हो गया, मैचिंग आपने कर दिया, या फिर दूसरे टेक्निक्स होते हैं जिनके जरिए आपने बिल्कुल ही रैंडमली चीज़ों को असाइन किया, और इससे ये जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं, जैसे आपके मन में बैठा हुआ कोई पूर्वाग्रह, आप किसी ग्रुप के बारे में कुछ और ही सोच रहे हैं और उस हिसाब से आपने असाइन कर दिया, तो वो चीज़ें बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी। अगला है मेजरमेंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको आप मेज़र करोगे, है ना, आप देखोगे कि कितना इफेक्ट आया है। हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन किया है, हेर फेर किया, तो डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका क्या इफेक्ट आया, और उस इफेक्ट को आप मेज़र करोगे। भाई मेज़र कैसे करोगे, तो ऑफ कोर्स मेज़र करने के लिए आपके पास कुछ स्केल्स होंगे, मेजरमेंट स्केल्स जिसे हम कहते हैं, उनके थ्रू मेज़र किया जाता है, और इसीलिए इसको क्वांटिटेटिव डेटा का यूज़ करते हुए देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप जो है ना मेजरमेंट करते हो इन टर्म्स ऑफ समथिंग विच इज मेजरेबल। फॉर एग्जांपल आप जो है अगर किसी दवाई की एफिकेसी देख रहे हो तो परसेंटेज में मेजर करोगे, है ना, कि कितने परसेंट जो है वो एफिकेसी इसकी रही, मतलब कितना कारगर साबित हुआ। तो वो जब जितना परसेंट ज़्यादा बेहतर होगा उतना ही जो है आपका दवा बेहतर काम करेगा। तो ये मेजरमेंट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर देखोगे आप, और ये मेजरमेंट रिलायबल भी होना चाहिए और वैलिड भी होना चाहिए, दोनों। यानी विश्वसनीय होना चाहिए और वैध होना चाहिए। वैध का मतलब जो आप टेस्ट करना चाहते हो क्या वही टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हो जाएगा। और रिलायबल मतलब बार बार अगर आप एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो तो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ अ रिसर्च। कॉजलिटी ऑफ कोर्स हमने देखा ही है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है उसको डिज़ाइन ही किया जाता है कॉजलिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए इन बिटवीन वेरिएबल्स। तो अगर अच्छे से आप ये रिसर्च कर रहे हो तो ये आपको अलाउ कर देगा कि आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो भी चेंजेज किए उनके क्या इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल में दिखे, उसको आप माप सको, उसको आप मेजर कर सको। तो ये कॉजलिटी अगर इस्टेब्लिश हो गया कि हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ चेंज किया और उसका जो है इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल में दिखा, तो यानी कि सबसे बेस्ट इसको माना जाएगा और आपका रिसर्च जो है वो सफलता की तरफ बढ़ेगा। तो यानी कि अगर आपको अपने रिसर्च को सफल करना है तो आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखना इंपॉर्टेंट है, और ये कॉजलिटी इस्टेब्लिश करना इंपॉर्टेंट है। क्या फ़ायदे हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के, प्रायोगिक अनुसंधान के कौन कौन से ऐसे फ़ायदे हैं। सबसे पहला है कि वेरिएबल्स के ऊपर आपका कंट्रोल।
देखिए अगर चरों पर आपका नियंत्रण है तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप पहली चीज़ तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट कर पाते हो, आप जो है वो देख पाते हो कि हाँ डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ चेंजेस कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल को बिल्कुल ही बाहर कर पाते हो आप, तो आपके किसी भी तरीके के पूर्वाग्रह, कोई भी तरीके का बायसनेस यहाँ पर जो है इफेक्ट नहीं करता है रिजल्ट को। तीसरी चीज़ की देखिए रेप्लिकेशन, यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो रेप्लिकेट कर सकते हो क्योंकि ये रिलायबल होगा, तो बार बार अगर आप कर रहे हो तो रिजल्ट सेम आएगा। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप कर रहे हो तो वो रिजल्ट आए, दूसरे भी करें तो वही सेम रिजल्ट प्रोड्यूस होना चाहिए। और कॉजलिटी ऑफ कोर्स, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो यहाँ पर आप स्टेब्लिश कर ही देते हो, तो सबसे बेहतर एविडेंस प्रोवाइड करता है ना, ताकि कॉजलिटी स्टेब्लिश हो। और जो ये रिसर्च मेथड इसलिए इसको बेटर माना जाता है। आर्टिफिशियलिटी क्या है ये, तो ये देखिए जो कंट्रोल्ड सेटिंग में आप कर रहे हो ना, इसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियलिटी। मतलब आप यहाँ पर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो, तो देखिए रियल वर्ल्ड कंडीशन को हो सकता है कि वो नहीं दिखाता हो, लेकिन फिर भी सिमुलेट तो कर ही देता है, एक आपको आइडिया तो दे ही देगा कि हाँ कितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। कोई ड्रग ही टेस्ट कर रहे हो आप, और आपने सबसे पहले चूहों के ऊपर टेस्ट किया, फिर आपने कुछ पॉजिटिव फाइंडिंग्स पाई, फिर खरगोश के ऊपर टेस्ट किया, फिर आपने चिंपैंजी के ऊपर टेस्ट किया, फिर उसका ह्यूमन ट्रायल आप लेके आए। तो अगर कोई खतरनाक उसका सिम्टम दिखेगा तो वो पिछले 4 जो आपने एक्सपेरिमेंट अलग अलग जीवों पे किए उनमें ही दिख जाएगा। तो ये जो है ना क्या करता है कि जो आप रियल वर्ल्ड में चीज़ों को डायरेक्टली करके और वो रिस्क लोगे, वो रिस्क फैक्टर को कम कर देता है ना। तो ये तो है ही कि देखिए रियल वर्ल्ड कंडीशन में करने से, लेकिन यही इसका डिसएडवांटेज भी साबित हो जाता है। क्यों डिसएडवांटेज साबित हो जाता है? क्योंकि देखिए आप जो है ना जनरलाइज कर देते हो फाइंडिंग्स को, है ना, जनरलाइज कर देते हो। आपने एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किया है और आपने जनरलाइज कर दिया, अगर उस चीज़ को सामान्यीकरण कर दिया, तो जरूरी नहीं है कि जो आपने एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है लेबोरेटरी में कंट्रोल्ड कंडीशन में किया वही रियल वर्ल्ड में भी वैसा ही हो। एक एग्जांपल इसका कोविड वैक्सीन है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना था कि बहुत लोगों ने जो ऑक्सफोर्ड वाली कोविड वैक्सीन लगाई थी उनमें हार्ट से रिलेटेड इशूज देखने को मिल रहे हैं। तो वो क्या था? इसका मतलब यही था कि उसको अच्छे से आपने टेस्ट नहीं किया या फिर लैब कंडीशन में टेस्ट किया और वो जो है इफेक्ट उसका जो है बुरा पड़ गया। तो ये आर्टिफिशियलिटी का एक डिसएडवांटेज है। दूसरा है एथिकल कंसिडरेशन। देखिए कई बार आप मैनिपुलेशन करते हो, ट्रीटमेंट करते हो ना, तो वो अनएथिकल तरीके से भी कर देते हो क्योंकि आपको किसी भी तरीके से अपने रिसर्च को पब्लिश करवाना है। तो इसीलिए वो चीज़ें भी यहाँ देखने को मिलती हैं और इसमें कॉस्ट एंड टाइम भी जाता है। देखिए एक्सपेरिमेंट्स को आप कंडक्ट करोगे तो एक तो रिसोर्स इंटेंसिव होता है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे संसाधन लगते हैं आपके, और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो टाइम तो आपका लगेगा ही लगेगा। और देखिए रिसोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि वैसा लैब होना, उतनी सारी व्यवस्थाएं होना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए बहुत पैसे लगते हैं। तो ये है इसके डिसएडवांटेज। कौन कौन से इसके एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो? तो देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का यूज़ जो है अलग अलग फील्ड्स में होता है। जैसे साइकोलॉजी में, वहाँ पर भी आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का यूज़ करते हो। मेडिसिन के सेक्टर में ये यूज़ ऑफ कोर्स होता ही है। फिर एजुकेशन में भी ये यूज़ होता है, यानी शिक्षा के जो भी फील्ड है उसमें भी, और सोशल साइंसेज सामाजिक फील्ड में। और हाइपोथेसिस और थ्योरीज को अगर टेस्ट करना है तो उसके लिए, नए नए इंटरवेंशंस अगर कुछ लाने हैं, कुछ नए डेवलपमेंट करने हैं तो उसके लिए, और अगर आपको कोई भी ट्रीटमेंट का, कोई भी प्रोग्राम का, कोई भी ड्रग का इफेक्टिवनेस देखना है, उसको वैलिडेट करना है तो उसके लिए भी यूज़ आता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का बहुत वाइड यूज़ है और बहुत एक कोई इफेक्टिव यूज नहीं बल्कि मल्टीपल इफेक्टिव यूज है। तो आज हमने समझा अच्छे से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को, क्या होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसको हमने जाना। तो एक बार अगर मैं नटशेल में बात करूं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, तो देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम देखते हैं कि हम यहाँ पर वेरिएबल्स को कंट्रोल कर पाते हैं। रिसर्चर जो है वो कंट्रोल कर पाता है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में वेरिएबल को, ताकि इफेक्ट को आइसोलेट कर पाए इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर पड़ रहा है। दूसरा चीज़ यहाँ पर हम मैनिपुलेट कर पाते हैं वेरिएबल्स को, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पर है कि रैंडमाइज ट्रीटमेंट हम देते हैं। तो रैंडमाइज ट्रीटमेंट की वजह से क्या होता है, किसी भी तरीके का बायसनेस खत्म हो जाता है। दूसरी चीज़ की यहाँ पर रेप्लिकेशन कर सकते हैं। तो रेप्लिकेशन करने से क्या होता है, रिलायबिलिटी बढ़ती है ना। रिलायबिलिटी मतलब इसके ऊपर विश्वसनीयता बढ़ेगा, बार बार आप अलग अलग कंडीशन में भी इसको कर सकते हो। तो ये मेथड जो है हम कहें ये साइंटिफिक डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा यूज होता है, जो वैज्ञानिक विषय हैं उनमें बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसको यूज किया जाता है अपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए भी, जो परिकल्पना को टेस्ट करना, यानी हाइपोथेसिस अगर टेस्ट करते हो उसमें भी यूज़ होता है। और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए बहुत यूज़फुल है, जहाँ पर आप कारण और प्रभाव दोनों को देखते हो। तो ये था प्रायोगिक अनुसंधान यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक शोध विधि जिसमें कारण प्रभाव संबंधों की स्थापना की जाती है। तो आई होप कि आज के इस लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बिल्कुल ही आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी प्रायोगिक अनुसंधान से रिलेटेड। अगर आप ऐसे ही डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो हमारे बैचेस से। हमारे बैचेस में एडमिशन अभी भी ओपन है और बहुत ही आखिरी ही कुछ सीट्स बचे हैं, या फिर कह सकते हैं कि लास्ट ही चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है अब टाइम बचा नहीं है एडमिशन में भी और आपके एग्जामिनेशन में भी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके और एडमिशन ले सकते हैं 9015
958713। ये विनय सर का नंबर है, डायरेक्टली यहाँ से आप एडमिशन ले सकते हैं। पेपर 2 और पेपर 1 दोनों ही यहाँ पर अवेलेबल हैं। पेपर 2 एजुकेशन है और पेपर 1 आपका कॉमन पेपर है। तो इस वीडियो में यहीं तक मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।